Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island। तो गाइज आज हो गई है 9th ऑफ जुलाई और आपका एसएससी सीएचएसएल का आज का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है वो एसएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जा चुका है। तो गाइज इस वीडियो में हम पूरा आपके आज 9th ऑफ जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पेपर का कंप्लीट एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराएंगे, दैट टू अलॉन्ग विद देयर फैक्ट्स इसीलिए जिससे कि अगर उन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको आगे आने वाली शिफ्टों में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है then you will be in a position to answer that। तो चलिए गाइज बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आज यानी कि 9 जुलाई 2024 की फर्स्ट शिफ्ट के एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे गए हैं। गाइज वीडियो शुरू करने से पहले जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ, व्हाट आर यू गाइज वेटिंग फॉर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर लो और यस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी चैनल का लिंक शेयर कर दो सो दैट उनकी भी काफी हेल्प हो जाए। तो चलिए लेट्स बिगिन। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन विच इज AIFF। तो आपसे पूछा गया था कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जिसको हम इंग्लिश में AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नाम से जानते हैं, इसका गठन किस वर्ष हुआ था। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है 23 जून 1937। और अगर आपसे पूछा जाता है AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन या फिर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पर स्थित है, तो गाइस दिल्ली में द्वारका में यह स्थित है। अगला है भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो गाइस उदय शंकर जी को आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में जाना जाता है। और अगर उनके अचीवमेंट्स की बात करें तो 1971 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर लगभग कितनी थी। अगेन गाइस आई एम रिपीटिंग और मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हर एग्जाम में बीट लाइक एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे आप बैंकिंग का दे रहे हो, एसएससी दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें सेंसस 2011 का जो सर्वे है उससे क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड चाहे पॉपुलेशन के क्वेश्चन हो, चाहे हमारा सेक्स रेशियो हो गया या लिटरेसी रेट हो गई, कुछ भी हो गया, वो सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो बात करें दशकीय वृद्धि दर जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की थी, मतलब 10 इयर्स की, विच इज लाइक 2001 से लेकर 2011 तक की जो थी वो थी 17.7%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात, देखिए आपसे यहाँ पे सेक्स रेशो का भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो वो कितना था। तो गाइज वो 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह का जो आह्वान किया था जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने एक अधिनियम पारित कर दिया था। तो गाइज ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन के आ सकता है कि कौन सा अधिनियम पारित करा था, किसके रेवोल्यूशन से रिलेटेड था और या फिर कौन सा रेवोल्यूशन का नाम था। तो क्वेश्चन तीन चार तरीके से फॉर्म हो सकता है आपका, सिर्फ यही एक क्वेश्चन। तो बात करें कि कौन सा अधिनियम पारित करा था, तो वो रॉलेट एक्ट किस साल में करा था, 1919। किसने किया था, गांधी जी ने जो किया था। और कौन सा रेवोल्यूशन था गांधी जी का, वो था सत्याग्रह। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है। तो गाइस जैसे कि हम सब जानते हैं भारत जो है ये एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। तो भारतीय संविधान जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र है। और जो भारत का संविधान है वो भारत का एक सर्वोच्च निधान है जो कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 में पारित कर दिया गया था। और बात करें कब से उसको इम्प्लीमेंट करा, तो गाइज वो 26 जनवरी, तो दोनों डेट ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को तो पारित किया था और 26 जनवरी 1950 से प्रभावित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में किस नदी को सिंगी खंबन शेर का मुहाना कहा जाता है। तो गाइस सिंधु नदी इज द करेक्ट आंसर। और बात करें सिंधु नदी से रिलेटेड कुछ चीजों की, तो गाइस जो सिंधु नदी है वो चीन में तिब्बत में मानसरोवर झील के पास अपनी यात्रा शुरू करती है। तो इसका आप उद्गम स्थल जान सकते हैं कहाँ से शुरू करती है, चीन में तिब्बत में मानसरोवर झील। तो यहाँ पर मानसरोवर झील हुआ, तिब्बत हुआ, ये चीजें आपको याद रखनी है। और जो वहाँ के लोग हैं वो इस नदी की पहचान किस तरह से कर लेते हैं कि सिंगी खंबन या फिर जो शहर का मुंह के रूप में वो दिखाई पड़ती है जहां से ये नदी आती है।
इसी तरह से गाइस जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो चीन के तिब्बत पठार है वहां पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में दिहंग नदी के नाम से, आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, और बात करें बांग्लादेश की तो वहां पर इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है शतरंज में कितने प्यादे होते हैं? तो गाइस कुल 8 प्यादे होते हैं। और बात करें शतरंज खेल की तो जो चेस बोर्ड होता है अब उसके बॉर्डर पर टोटल 32 टुकड़े होते हैं। तो प्रत्येक में जो 16 सफेद होते हैं और 16 काले रंग के होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कौन सा शासक पल्लव वंश का संस्थापक था? तो गाइस सिंह विष्णु इज द करेक्ट आंसर। और जो पल्लव वंश है वो तोंडी मंडलम में स्थित है। और बात करें इसकी राजधानी की तो वो है कांचीपुरम। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं गाइस? हरित क्रांति का जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बता दूं, ये 5 जुलाई 8 जुलाई के एग्जाम में भी आया था और ये 9th यानी कि आज के पेपर में भी आया है। तो आप समझ सकते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस क्वेश्चन इज। तो क्योंकि गाइस अब आप ये देख लीजिए ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो देर आर चांसेस कि जो मल्टीपल रेवोल्यूशन है, चाहे वो व्हाइट रेवोल्यूशन हो, गोल्डन रेवोल्यूशन हो, ये जैसे दूध हो गया, दही हो गया, मछली हो गया, ब्लू रेवोल्यूशन हो, ये सारे रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, हरित क्रांति की बात करें तो गाइस हरित क्रांति को तीसरी कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि थर्ड रेवोल्यूशन जो था उसके नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति जो है इसको 1960 में लाया गया था, किसके द्वारा? नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। उन्होंने ही इस प्रयास को लेकर आए थे और फिर उसको इसीलिए फिर उनको हरित क्रांति के जनक यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाने लगा। बात करें वर्ष 1970 की तो गाइस वर्ष 1960 में तो वो हरित क्रांति लेकर आए थे और 1970 में क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग जो थे उन्होंने उच्च उपज देने वाले किस्म के जो सीड्स होते हैं जो कि जिनको हम HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के नाम से जानते हैं, तो उनको भी उन्होंने विकसित करा था। और उसको विकसित करने के लिए उन्होंने जो भी कार्य करे, जो भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा उस चीज के लिए, उसके लिए उनको 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। तो दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बेंजीन और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि बेंजीन की होती है वो है 1.55 और डायमंड की होती है 2.42। नेक्स्ट है सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गाइस दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली एक क्वेश्चन ये भी आया था कि गवर्नमेंट जो है वो किन 3 तरीकों से इस प्रक्रिया को करती है। तो उनमें से एक ही ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी है, जैसे बैंक रेट होता है, बैंक रेट अप एंड डाउन कर देती है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गया, या फिर अपने CRR जो कि कैश रिजर्व रेशियो हो गया, या फिर SLR जो कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, इनके थ्रू भी गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी प्रतिभूतियों का मतलब प्रक्रिया जो भी होती है उनसे रिलेटेड करती है। तो आज जो पूछा गया था क्वेश्चन वो यही था कि सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो द करेक्ट आंसर इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अगला है महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो गाइज महेंद्र सिंह धोनी के अचीवमेंट्स की बात करें तो उनको 2009 में जो चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है यानी कि पद्मश्री, उससे नवाजा गया था। उसके अलावा बात करें 2018 में उनको पद्म भूषण से नवाजा गया था। और पद्म भूषण क्या होता है गाइस? तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। तो 2009 में पद्मश्री, 2018 में पद्म भूषण, और उसके अलावा 2007 में उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। और अगस्त 2021 में उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो सारे ये इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं महेंद्र सिंह धोनी के, सबको याद रखना है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सी ऐसी समिति या फिर कौन सा ऐसा आयोग है जो कि 10% EWS के आरक्षण का सुझाव जिसने दिया था? तो गाइज मेजर जनरल सिंह की अध्यक्षता वाला जो आयोग था उसने ही सिफारिश की थी, उसी की सिफारिश के आधार पर 10% EWS का आरक्षण का सुझाव दिया गया था। बात करें आर्थिक रूप से ये बेसिकली करता क्या है, तो जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए इस पर्टिकुलर आयोग का गठन किया गया था
2005 में तत्कालीन यूपीए जो सरकार थी उसके द्वारा किया गया था और इसने जुलाई 2010 में अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी थी। तो 2005 में इसका गठन किया था, 2010 में ईडब्ल्यूएस की रिपोर्ट भी सौंप दी गई थी। बात करें 10% ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो 103वां जो आपका संविधान संशोधन अधिनियम 2019 आया था उसके तहत अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन करके पेश किया गया। तो किसमें? 103वां संविधान संशोधन में और अनुच्छेद रहा था अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 जिसमें उसको पेश किया गया। अब बात करें इस संविधान में अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 कौन-कौन सा सम्मिलित है? तो अनुच्छेद 15 सब सेक्शन 6 आपका सम्मिलित है और अनुच्छेद 16 सब सेक्शन 6 उसमें सम्मिलित है। और यह जो होता है ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु शिक्षा समाधानों, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आर्थिक संरक्षण के लिए लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 जनवरी 2023 के गणतंत्र दिवस के परेड में चीफ गेस्ट कौन था? तो गाइज हर साल जैसे कि हम जानते हैं इंडिया में जो गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे जब मनाया जाता है तो तब जो परेड निकलती है उस समय पे हर साल कोई ना कोई चीफ गेस्ट रहता ही है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करें 2023 की तो 2023 का जो गणतंत्र दिवस हुआ था उस समय जो इंडिया में उस परेड में चीफ गेस्ट थे वो थे प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। इसी तरह से 2024 का भी चीफ गेस्ट आपको बता देते हैं। तो 2024 की जब परेड हुई थी उस समय गणतंत्र दिवस की परेड में जो चीफ गेस्ट थे वो थे इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। अगला है हमारे संविधान में न्यायाधिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मधुमक्खी के अनुवांशिकी क्या होते हैं? तो गाइस बेसिकली दो तरह से होते हैं। तो निषेचित अंडे द्विगुणित यानी कि दो गुणसूत्र सेट होते हैं और मादा के रूप में विकसित होते हैं, जबकि निषेचित अंडे अंगुणित जो होते हैं वो एक गुणसूत्र सेट होते हैं। तो अगर एक है तो वो अगुणित कहलाता है और वो नर मादा कहलाता है, सॉरी नर मधुमक्खी कहलाता है। और अगर अंडे द्विगुणित हैं यानी कि दो गुणसूत्र हैं तो उसमें तो वह मादा मधुमक्खी कहलाती है। ओके, तो जैसे कि निषेचित अंडे अगुणित अगर हो गए तो नर के रूप में विकसित होते हैं। नर मधुमक्खियों को अगुणित कहा जाता है और मादा को द्विगुणित कहा जाता है। बात करें नर मधुमक्खी की तो उनमें 16 गुणसूत्र होते हैं और जो मादा मधुमक्खी होती है उसमें 32 गुणसूत्र होते हैं। अगला है द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे ओएनजीसी यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो होती है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो गाइज वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। ये थे वो सारे जीके के क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 9 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के सीएचएसएल के पेपर में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इन्फो आइलैंड बिकॉज हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर डेली लाते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।